नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा जिसे आप ज़रूर पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। आपके सामने 4 फसलें दी गई है। ठीक है, इन चारों फसलों में से कौन सी रबी फसल है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूँ। ठीक है, गेहूं, याद रखिए गेहूं एक रबी फसल है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिससे भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, रबी की जो फसल होती है ये फसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। रबी की फसल के बारे में आप याद रखें, ये फसलें अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, देखिए रबी की जो फसल होती है इससे बोते समय कम तापमान चाहिए। ठीक है, रबी की फसल को बोते समय कम तापमान चाहिए। ठीक है, और पकते समय जो है शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी कि रबी की फसल जब पकती है, ठीक है, तो पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण चाहिए। इस बात को याद रखें। आपके सामने रबी फसल का कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इससे भी आप पढ़ लीजिए। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सब फसलें रबी की फसल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो इसे आप पढ़ लीजिए। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड को जो है हम विटामिन सी के रूप में जानते हैं। विटामिन सी के बारे में कुछ बातें हैं जिसे आपको याद रखना है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन सी के बारे में आप याद रखिए, या पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, विटामिन सी का स्वाद कैसा होता है, तो विटामिन सी का स्वाद जो है ये अम्लीय होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड के उपयोग के बारे में आप याद रखें। विटामिन सी की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए इस एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, नाबार्ड की स्थापना। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1982। 1982 वर्ष को याद रखें, इसी वर्ष को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाबार्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी। देखिए, नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन, नाम को याद रखें, बी शिवरामन की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, नाबार्ड के बारे में एक और बातें याद रखें। नाबार्ड की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपये की थी, इसे आप याद रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र, यहीं पर नाबार्ड का मुख्यालय है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। यहाँ पर आपके सामने 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा व्यक्ति वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसे आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाद। कनाद ये वैशेषिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इस बात को याद रखें आप। देखिए, कनाद के बारे में आपके सामने कुछ और बातें हैं, इसे आपको याद कर लेना है। कनाद कौन थे, तो कनाद के बारे में आप याद रखिए। कनाद जो है ये भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। ठीक है, देखिए कनाद ने जो है वैशेषिक विद्यालय की स्थापना किया था। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, परमाणु। ठीक है,
तो परमाणु शब्द का सबसे पहला प्रयोग कनाद के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, कनाद के द्वारा परमाणु शब्द दिया गया था, यानी परमाणु शब्द जो है इनका पहला प्रयोग कनाद के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध के बारे में कुछ और बातें हैं, इसे भी आप याद रखें। आपसे पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, इसे भी आप याद कर लीजिए। 26 जून 1539 ईस्वी, यही वह तारीख है 26 जून का, और 1539 वह वर्ष है जिस वर्ष चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच? तो ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चौसा के युद्ध में जीता कौन था? तो चौसा के युद्ध में जो है ये शेरशाह जीता था। ठीक है, और हुमायूं जो है ये हार गया था। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो इसे आप याद रखें, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ठीक है, इसे आप याद रखना कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन आपसे VGA इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा वीडियो ग्राफिक एरे। V से वीडियो, G से ग्राफिक, A से एरे। याद रखें, VGA इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे के बारे में कुछ और बातें दी गई है, इसे आप पढ़ लीजिए। देखिए, VGA यानी वीडियो ग्राफिक एरे क्या होता है, तो इसे आप समझिए। देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और रंग प्रदर्शित करने के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन मानक है। VGA क्या है? तो VGA जो है ये कंप्यूटर मॉनिटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स हुआ या फिर रंग प्रदर्शित करने के लिए एक उच्च रिजोल्यूशन मानक है। ठीक है, VGA का उपयोग जो है हम अधिकांशतः PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसे हम PC कहते हैं। ठीक है, तो उसी में करते हैं, इसे आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंपा। आपने अगर रामायण पढ़ा होगा तो उसमें आपको तुंगभद्रा नदी का नाम पंपा मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिए तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम जो है ये पंपा था। ठीक है, महाकाव्य रामायण में तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था, इसे आप याद रखें। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए, कर्नाटक में जो है तुंगा नदी, ठीक है, कर्नाटक में तुंगा नदी और भद्रा नदी, ठीक है, इसके संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण हुआ है। यानी कि कर्नाटक में एक जगह है जहाँ पर तुंगा नदी और भद्रा नदी आकर मिल जाती है और ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर 4 कवि के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय इन चारों में से कौन सा कवि जिंदा थे? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गालिब। याद रखें, 1857 का विद्रोह को गालिब जो कि एक उर्दू कवि है इन्होंने देखा था। ठीक है, यानी उस समय ये जिंदा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्जा गालिब। ठीक है, गालिब का पूरा नाम आपको सामने दिया गया है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इन्होंने जो है 1857 का विद्रोह को देखा था और ये जब विद्रोह हो रहा था उस समय मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। ठीक है, 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय मिर्जा गालिब कहाँ पर थे? तो दिल्ली में थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर,
डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड जिसे आप एटीएम कार्ड भी कहते हैं, उनमें कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16। डेबिट कार्ड पे यानी एटीएम कार्ड पर 16 अंक होते हैं, इसे आप याद रखें। ठीक है, डेबिट कार्ड आपको पता है कि यह एक पेमेंट कार्ड है, ठीक है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं तो पैसे निकालते हैं। डेबिट कार्ड को हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? आपसे क्वेश्चन में जीएसटी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर वो जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। ओके, देखिए जीएसटी का अध्यक्षता जो है ये पता है आपको वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि दुनिया में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था। याद रखिए फ्रांस। फ्रांस या वही देश है जहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1954 में। ठीक है, 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, एक कैलोरी ऊर्जा लगभग डैश जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। एक कैलोरी ऊर्जा बराबर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 4.2। एक कैलोरी ऊर्जा बराबर 4.2 जूल होता है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैलोरी हो या फिर जूल हो, ठीक है, दोनों ऊर्जा की यूनिट है, दोनों ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, जूल ऊष्मा की एक व्युत्पन्न इकाई है। जूल के बारे में एक बात यहाँ पर दी गई है, इसे आप याद रखें कि जूल जो है ये ऊष्मा की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, कैलोरी जो है ये ऊर्जा की यूनिट है, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, इसे आप याद रखें। ठीक है, देखिए एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो इसे आप याद रखिए 4.184, जो कि लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसे आप याद रखिए 22 मार्च। 22 मार्च या वह तारीख है जिस तारीख को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस के बारे में कुछ और बातें आपके सामने दिया गया है, इसके बारे में आप याद रखें कि विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पाए जाने वाले जल में से, पानी में से, ठीक है, पानी का जो है 97% जो है ये सागरों और महासागरों में है। ठीक है, जो कि पीने के योग्य नहीं है। ठीक है, केवल 3% जल जो है ये पीने के योग्य है, यानी कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाले केवल 3% वाटर को ही हम पी सकते हैं। ठीक है, बाकी 97% वाटर जो है ये सागरों महासागरों में पाई जाती है, जो कि पीने के काम में नहीं आता है। तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।